हेलो, नमस्कार दोस्तों। साइंस बाय मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है सभी को कि मैंने अपना एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है। इस चैनल के माध्यम से हम साइंस सब्जेक्ट तो पढ़ेंगे लेकिन साइंस सब्जेक्ट के साथ 8वीं 9वीं और 10वीं तीनों क्लास की साइंस के साथ साथ मैथ की क्लास भी इस यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। जो 10वीं क्लास का NCERT का जो सिलेबस है उसमें से 3 चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो अब 10वीं क्लास में टोटल चैप्टर बचे हैं 13। उन 13 चैप्टर्स के बारे में इस यूट्यूब चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा। और साइंस से ही मतलब नहीं है, इस चैनल पर आपको मैथ की क्लास भी प्रॉपर तरीके से पूरी पढ़ने को मिलेगी। आज के बाद आपको रेगुलर इस चैनल पर क्लास देखने को मिलेंगी। इस चैनल के माध्यम से हम NCERT को पूरी तरीके से NCERT जो बुक है उसको पूरी तरीके से पढ़ेंगे और नोट्स तैयार करेंगे। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि मेरा जो चैनल है साइंस बाय मनोज सर, इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। आगे हम अब पहला पार्ट रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों देखो, हमारा 10वीं क्लास का जो पहला चैप्टर है वो है, उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर रासायनिक परिवर्तन द्वारा नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कुल मिला के बात ये देखो, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलेंगे और किसी नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो वहां क्या होगा बेटा, रासायनिक अभिक्रिया होगी। जैसे यहाँ 2 पदार्थ हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों मिलकर नया पदार्थ जल बना रहे हैं। यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो देखो बेटा, यहाँ 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर भी 2 पदार्थ मिलकर तीसरे नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो देखो, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर रासायनिक परिवर्तन द्वारा नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ये जो पदार्थ हैं इनके बीच में बेटा रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। यदि रासायनिक परिवर्तन होगा तो ही उसे हम रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। इन दोनों परिवर्तनों में हम रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, इन दोनों परिवर्तनों को हम पहले समझेंगे जिससे कि हमें समझ में आ सके कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो चलो बात करते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। इनको उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझेंगे। चलो इसे नोट कर लो, आगे और हम लिखते हैं इनके बारे में। हाँ तो दोस्तों देखो, भौतिक परिवर्तन, जैसा कि अभी आपने पढ़ा था कि परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। तो बेटा जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें परिवर्तन कौन सा होगा, रासायनिक परिवर्तन। चलो इसके साथ साथ भौतिक परिवर्तन को पढ़ लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है। भौतिक परिवर्तन, पदार्थ के भौतिक गुण। भाई पदार्थ के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, आकार, आकृति, अवस्था, ताप, दाब, ये क्या होते हैं, पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं। इस परिवर्तन में केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं। भौतिक गुण कौन कौन से, आकार, आकृति, अवस्था, ताप और दाब। यदि किसी पदार्थ के यदि इन्हीं गुणों में परिवर्तन होता है, आकार, आकृति, अवस्था, ताप और दाब में, तो बेटा वो कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। यह परिवर्तन जो होता है वो अस्थायी होता है। कैसा होता है ये, अस्थायी और उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय प्रवृत्ति से मतलब यह है कि जैसे बर्फ यदि पिघल रही है तो इसे वापस बर्फ पिघल कर क्या बनेगी, द्रव। ठोस अवस्था पिघल के क्या बनेगी, द्रव अवस्था। बर्फ पिघल के पानी बनेगा, उस पानी को हम वापस से बर्फ बना सकते हैं। जैसे घी का पिघलना, घी पिघल रहा है तो घी को वापस हम उसी पहली वाली कंडीशन में ला सकते हैं जैसे वो यदि वो जमा हुआ है। तो नमक का जल में घुलना, यदि नमक जल में घुल जाएगा तो वापस जल में से नमक को प्राप्त कर सकते हैं। बल्ब का प्रकाशित होना, जल से वाष्प बनना, ब्लेड को ज्वाला पर गर्म करना, भाप का जल में बदलना, गेहूं के दानों को पीसकर छोटे आकार में बदलना, कागज को फाड़ना, ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ये सभी परिवर्तन कैसे होते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति के। इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। आप देख सकते हो ये जो भी मैंने उदाहरण लिखे, 9 उदाहरण लिखे, इनमें
कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। यदि भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। बर्फ से क्या बनना बेटा? पानी बनेगा। तो पानी क्या कोई अलग नया पदार्थ थोड़ी है? बर्फ से पानी का बनना, घी का पिघलना वही पदार्थ रहेगा, नमक का जल में घुलना वही विलयन रहेगा। इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। इसके अलावा ये परिवर्तन विपरीत दिशा में भी चलते हैं। तो विपरीत दिशा में कैसे चल रहे हैं? देखो, बर्फ यदि पानी बन रही है तो पानी से वापस बर्फ प्राप्त कर लेंगे। घी यदि पहले जमा हुआ है उसके बाद वो पिघल रहा है तो पिघलने के बाद उसे वापस फ्रिज के माध्यम से उसे वापस जमा सकते हैं। नमक का जल में घुलना, यदि नमक जल में घुल रहा है तो उसे वापस उस घुले हुए विलयन से नमक प्राप्त कर सकते हैं। जल से वाष्प का बनना, बल्ब का प्रकाशित होना, ब्लेड को ज्वाला पर गर्म करना, ये जितने भी उदाहरण हैं सभी कैसे होते हैं? विपरीत दिशा में भी चलते हैं। तो ये हमने भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा। अब दूसरा परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। यहां से अपना चैप्टर स्टार्ट होगा कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन से परिवर्तन होते हैं बेटा? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ये हमारा हो गया भौतिक परिवर्तन। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अब रासायनिक परिवर्तन, जो कि हमें इस चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आएगा। हाँ तो बेटा अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो देखो बेटा, बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों का रासायनिक संगठन बदल जाता है, अर्थात पदार्थ अपने मूल रूप से नए पदार्थ में बदल जाता है। तो ऐसा परिवर्तन कौन सा कहलाता है बेटा? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, यह परिवर्तन कैसा होता है? स्थायी। पहला जो परिवर्तन था भौतिक परिवर्तन था वो कैसा था बेटा? अस्थायी। लेकिन यह परिवर्तन कैसा होता है? स्थायी। जैसे दूध से दही बनना, ये स्थायी है बेटा, इसे वापस दही से दूध में नहीं बदला जा सकता। यह परिवर्तन कैसा होता है? स्थायी। इसमें नया पदार्थ बनता है। तो देखो, इसमें यहाँ दूध से क्या बनना है? नया पदार्थ, दही। लेकिन जो पहला भौतिक परिवर्तन था उसमें बर्फ का पिघलना, उसमें तो कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा था। बर्फ से क्या बना था? पानी। पानी से वापस बर्फ बना सकते हैं, बर्फ से पानी बना सकते हैं। तो उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा था। लेकिन यहाँ देखो, दूध से दही बनना, टायर का जलना, भोजन का पाचन, प्रकाश संश्लेषण, सेब काटने पर उसका भूरा होना, मेहंदी का रचना, चूने के पानी का दूधिया होना, लोहे पर जंगना, ये जितने भी ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे 8 एग्जाम्पल, इन सभी 8 एग्जाम्पल में कोई ना कोई एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। यह परिवर्तन विपरीत दिशा में नहीं चलते हैं। लेकिन जो भौतिक परिवर्तन था वो कैसा था? वो परिवर्तन विपरीत दिशा में भी चल सकते थे। जैसे बर्फ से पानी का बनना, पानी से वापस बर्फ का बनना, इसमें नया पदार्थ बनता है। यह परिवर्तन विपरीत दिशा में नहीं चलते। इस विपरीत दिशा में परिवर्तन नहीं चलते, इसको क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय। वो कैसा परिवर्तन था? उत्क्रमणीय। वो दोनों दिशा में चल सकता था। लेकिन ये कैसा है? अनुत्क्रमणीय। यह परिवर्तन होता है अनुत्क्रमणीय, क्योंकि यह एक ही दिशा में चलता है। जैसे दूध से दही का बनना, दही से वापस दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। टायर का जलना, यदि टायर जल जाएगा उसकी जो राख प्राप्त होगी उस राख से वापस हम टायर प्राप्त नहीं कर सकते। तो बेटा ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो अब जो हम चैप्टर पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा परिवर्तन होगा बेटा? रासायनिक परिवर्तन। ये जो भी जितने भी मैंने उदाहरण लिखे हैं इन सभी में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो अगले जो चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम, उसमें रासायनिक परिवर्तन की बहुत अहम भूमिका होगी। चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो बेटा स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे की जाती है। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हम कुछ पॉइंट हैं जिनके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। तो पहला पॉइंट है बेटा, देखो अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन के द्वारा हमें देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है नहीं हो रही है। तो चलो रासायनिक अवस्था में परिवर्तन, इस पॉइंट के बारे में बातचीत करते हैं। देखो एक अभिक्रिया है कि जैसे मैग्नीशियम धातु की क्षण होती है, यदि उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो उसका चूर्ण प्राप्त होता है। तो अभिक्रिया है कि जब मैग्नीशियम धातु की क्षण को दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम चूर्ण प्राप्त होता है। मैग्नीशियम चूर्ण प्राप्त होता है।
तो देखो अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा। यहाँ पे क्या बेटा, ये मैग्नीशियम की क्षण, जब इसको दहन कराएंगे, जलाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका क्या प्राप्त होगा, यहाँ चूर्ण। इसका रासायनिक नाम क्या है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका रासायनिक नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो बेटा यहाँ अवस्था में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पहले क्या था, मैग्नीशियम की क्या थी, छड़ या रॉड। जब मैग्नीशियम की छड़ या रॉड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है या दहन कराया जाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या प्राप्त होता है, चूर्ण। तो देखो बेटा अवस्था में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पहले क्षण था, उसके बाद चूर्ण प्राप्त हुआ। दूसरा पॉइंट देखते हैं, रंग में परिवर्तन। यदि किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो रहा है तो वहां हम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन कैसे होगा, तो चलो बात करते हैं कि जब कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में Fe आयरन या लोहा धातु की क्षण को डुबोया जाता है, लोहा धातु की छड़ को डुबोया जाता है, तो कॉपर सल्फेट का नीला विलयन कैसा हो जाएगा बेटा, ये मलिन, फीका पड़ जाएगा, नीला विलयन मलिन पड़ जाता है। तो बेटा देखो यहाँ रंग में परिवर्तन हो रहा है, जब कॉपर सल्फेट के विलयन को Fe धातु की, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में Fe धातु की क्षण को डुबोया जाता है तो कॉपर सल्फेट का नीला विलयन मलिन पड़ जाता है। मलिन का मतलब फीका पड़ जाता है। तो देखो इसकी अभिक्रिया है, हम क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में कौन सी धातु की क्षण डालना बेटा, Fe धातु की क्षण। तो इसकी अभिक्रिया होगी CuSO4 प्लस Fe। यहां से क्या बनेगा, जो Fe धातु है ये कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो Fe धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगी, तो यहां बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। यहाँ कॉपर सल्फेट के विलयन से जो Fe धातु है, जो आयरन है, वो कॉपर धातु को बाहर विस्थापित कर देगी, और FeSO4 इसका रासायनिक नाम है फेरस सल्फेट। तो यहाँ क्या बनेगा, फेरस सल्फेट। ये आपके बुक में 10वीं क्लास की जो बुक है, पहला जो चैप्टर है उसमें ये क्रियाकलाप दे रखा है, फेरस सल्फेट, और इसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। इसका नाम है कॉपर सल्फेट। तो इस अभिक्रिया के माध्यम से हम देख सकते हैं कि यहाँ रंग में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, क्षण से क्या बन रहा है, चूर्ण। यहाँ कॉपर सल्फेट का जो नीला विलयन है, नीला विलयन, यहाँ कैसा हो जाता है, मलिन। यहाँ कैसा हो रहा है, मलिन पड़ जाता है। तो बेटा यहाँ नीले विलयन से मलिन हो रहा है, तो मतलब यहाँ रंग में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस रंग में परिवर्तन के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ परिवर्तन कौन सा हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन, और अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। एक तीसरा पॉइंट और है जिसके माध्यम से हम यह चेक कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है नहीं हो रही, वो है गैस का उत्सर्जन या गैस का निकास। तो चलो तीसरा पॉइंट डालते हैं, गैस का उत्सर्जन या गैस का निकास। आप सभी वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेना। तीसरा है गैस का उत्सर्जन, उत्सर्जन या निकास। इसके माध्यम से भी हम पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है नहीं हो रही है। तो देखो बेटा, गैस आपके किताब में एक और क्रियाकलाप दे रखा है, तीसरा या चौथा क्रियाकलाप है, जिसमें क्या है कि
हम क्या करते हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, तनु H2SO4, उसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालते हैं। जब उसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालते हैं तो वहां से हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। जब गैस उत्सर्जित होगी तो हम ये बता सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो चलो लिखते हैं कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक के टुकड़े डाले जाते हैं, दानेदार जिंक के टुकड़े डाले जाते हैं तो जिंक तो हाइड्रोजन गैस तथा जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। चलो इसकी अभिक्रिया लिखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4, H2SO4। इसमें क्या मिला रहे हैं, दानेदार जिंक के टुकड़े, जिंक का फॉर्मूला है Zn, जिंक। तो यहां से क्या बनेगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इसके साइड में तीर का निशान लगा देंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि ये क्या बेटा गैस है हाइड्रोजन। इसका नाम हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल ये क्या है बेटा, जिंक। तो यहां से क्या प्राप्त हो रहा है, जिंक सल्फेट, और ये है हाइड्रोजन। तो बेटा मैंने आपको 3 पॉइंट बताया कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करने के। पहला तो था अवस्था में परिवर्तन, दूसरा था रंग में परिवर्तन, तीसरा था गैस का उत्सर्जन या निकास। कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक के टुकड़े डाले जाते हैं तो जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये इसकी रासायनिक अभिक्रिया है, तनु H2SO4 प्लस जिंक। यहाँ से जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। यदि हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है तो क्या हुआ, गैस का उत्सर्जन या गैस का निकास। तो इन तीनों पॉइंटों के माध्यम से हम आसानी से पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। इसके बाद बात करते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। इसके अगले पॉइंट की बात करते हैं कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक और उत्पाद, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में 2 चीज होती है, एक तो होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। तो अब इनकी बात करते हैं कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। अभिकारक और उत्पाद की बात करते हैं। अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक की बात करते हैं। सबसे पहले अभिकारक क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, अभिकारक। कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ये हुई अभिकारक की परिभाषा कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, अभिकारक। और एक होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, एक होता है उत्पाद। उत्पाद की परिभाषा देखते हैं कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने के बाद प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने पर
पूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं बेटा? उत्पाद। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे? तो आइए अब देखते हैं कि इनकी पहचान कैसे की जाती है। कि अपकारक वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। उत्पाद वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? उत्पाद। अब एक अभिक्रिया लेते हैं, उस अभिक्रिया के माध्यम से हम ये चेक करते हैं कि इसमें अभिकारक कौन कौन से हैं, उत्पाद कौन कौन से हैं। चलो तो अभी जो अभिक्रिया लिखी थी उसी को लिख लेते हैं, या चलो कोई नई अभिक्रिया लिख लेते हैं। N2 प्लस H2 एरो NH3। तो देखो बेटा ये क्या हो गए? ये तो हो गए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं बेटा? अभिकारक। ये तो हो जाएंगे अभिकारक। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को या वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं ये क्या बेटा? अभिकारक। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं अभिकारक। तो यहाँ अभिकारक कौन कौन से हो गए? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। और ये जो है जो तीर के निशान के बाद, एरो के निशान के बाद जो भी होगा वो क्या होगा बेटा? उत्पाद होगा। तो NH3 क्या हो गया? उत्पाद। ये क्या बेटा? ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज होती है, एक तो होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने पर प्राप्त होने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्पाद। यहां तक सभी नोट कर लें और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत सारी अभिक्रियाएं देखी होंगी जो कि दैनिक जीवन में आप रेगुलरिटी में बहुत सारी अभिक्रियाएं देखी होंगी। वो किसके उदाहरण बेटा? रासायनिक अभिक्रिया के। तो देखो अगला हेडिंग डालते हैं कि दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं। आपने बहुत सारी अभिक्रियाएं देखी होंगी जो कि दैनिक जीवन में होती हैं। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी कौन कौन सी अभिक्रियाएं जो आप दैनिक जीवन में रोजाना देखते हैं, जो कि किसका उदाहरण है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया का। तो देखो सबसे पहले देखा होगा आपने भोजन का पाचन। भोजन का पाचन। भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है बेटा? ये एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है कि जब भोजन आप करते हैं उसके बाद पानी पीते हैं तो उसके बाद भोजन पचता है नहीं पचता है। तो जो भोजन पचता है वो किस कैसी अभिक्रिया का उदाहरण है? वो रासायनिक अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद है दूसरा श्वसन। श्वसन में क्या होता है कि जो भी मनुष्य हैं वो ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। ग्रहण कौन सी करते हैं? ग्रहण करते हैं O2 गैस, तथा छोड़ते कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। देखो ऑक्सीजन गैस ग्रहण कर रहे हैं, CO2 गैस छोड़ रहे हैं, तो कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हुआ बेटा? रासायनिक अभिक्रिया का। और तुमने और बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे जैसे लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना ये भी क्या बेटा? एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना। और दूध से दही का बनना, ये सभी जितने भी आप मैं उदाहरण लिख रहा हूं ये आपके दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का उदाहरण है। कि भोजन का पाचन हो गया, श्वसन हो गया, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, इन सारी अभिक्रियाओं को आप अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। इसके बाद बेटा अब इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, आप इनको लिखो, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे अभिक्रियाएं। हाँ तो बेटा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने से पहले रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। तो देखो किसी अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना क्या कहलाता है बेटा? रासायनिक समीकरण। किसी भी अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों तथा रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना क्या कहलाता है बेटा? रासायनिक समीकरण।
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखने से पहले उसमें जो भी पदार्थ, जितने भी पदार्थ दे रखे हैं उनके क्या करते हैं बेटा, उनके कोष्टक में, जैसे पदार्थ है हाइड्रोजन, ये क्या बेटा गैस, तो उसकी भौतिक जो अवस्था है वो उसमें कोष्टक में लिखी जाती है रासायनिक समीकरण में। तो चलो बात करते हैं कि इसमें पदार्थों की क्या लिखी जाती है बेटा, भौतिक अवस्थाएं। इसमें पदार्थों की भौतिक अवस्था को लिखा जाता है। जैसे कोई भी यदि हम समीकरण लिख रहे हैं तो उसमें पदार्थों की भौतिक अवस्था लिखेंगे। जैसे कि यदि कोई पदार्थ ठोस है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, SOLID। यदि कोई पदार्थ कैसा बेटा, ठोस, तो उसके कोष्टक में लिखेंगे S, सॉलिड। यदि कोई पदार्थ द्रव है, लिक्विड, यदि कोई पदार्थ द्रव है तो उसके कोष्टक में क्या लिखेंगे, L। और यदि कोई पदार्थ गैस है तो उसके कोष्टक में लिखेंगे G। और यदि कोई पदार्थ इन तीनों के अलावा जलीय विलयन है, कैसा है, एक्वस, एक्वस है, क्या है बेटा, ये जलीय विलयन। यदि कोई भी पदार्थ जलीय विलयन अवस्था में है तो उसके लिए लिखेंगे कोष्टक में AQ। चलो इन तीनों चारों चीजों को समझते हैं कि ये है क्या। तो जैसे मैंने एक समीकरण लिखा, आपको थोड़ी देर पहले मैंने एक समीकरण लिखाया था कि मैग्नीशियम का दहन कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, जब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कौन सी अवस्था में बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड है सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में, तो इसके कोष्टक में क्या लिखेंगे, S। तो मैग्नीशियम में मैग्नीशियम की क्षण थी, जो क्षण है वो कौन सी अवस्था बेटा, ठोस अवस्था, और ऑक्सीजन क्या है, गैस। तो इस प्रकार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यह क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। इसमें पदार्थों की भौतिक अवस्था को लिखा जाता है। यदि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो उसके कोष्टक में उसकी भौतिक अवस्था जरूर लिखेंगे, वो तभी शुद्ध होगा। जैसे मैग्नीशियम की क्षण थी यहाँ, तो ये कौन सी अवस्था थी, सॉलिड, ठोस। ऑक्सीजन क्या है, गैस। और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये किस रूप में प्राप्त हो रहा है, चूर्ण, सॉलिड अवस्था, ठोस रूप में प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हम इनकी भौतिक अवस्थाएं कोष्टक में लिखते हैं। इतना पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। रासायनिक अभिक्रिया ऐसी कौन कौन सी है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो पहले ये बेटा रासायनिक कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन, या योगशील अभिक्रिया। संयोजन या योगशील अभिक्रिया कौन सी होती है, तो इसकी बात करते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, जब दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल नया उत्पाद बनाते हैं। कि वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल नया उत्पाद बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं बेटा, संयोजन अभिक्रिया या फिर योगशील अभिक्रिया। जैसे देखो इसका उदाहरण की बात करते हैं, कोयले का दहन
दहन। इसमें दो या दो से अधिक अपकारक मिलकर एकल नया उत्पाद बनाते हैं। जैसे ए प्लस बी मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा, नया उत्पाद सी बना रहे हैं। तो जो कोयले का दहन जो अपक्रिया है वो किसका उदाहरण है बेटा, संयोजन अपक्रिया का। तो कोयले का दहन इसकी अपक्रिया होगी C+O2, कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, CO2। अब यहाँ देखते हैं कि कार्बन ये कौन सी अवस्था में है बेटा, सॉलिड, S, ऑक्सीजन क्या है बेटा, गैस, और CO2 क्या है, गैस। तो कोयले का दहन कौन सी अपक्रिया का उदाहरण है, संयोजन या फिर योगशील अपक्रिया का उदाहरण। दूसरा उदाहरण की बात करते हैं हम, जल का निर्माण। जल का निर्माण, इसकी अपक्रिया होगी बेटा H2+O2, क्या मिलेंगे दोनों मिलकर, H2O, जल। ये कौन सी अवस्था में बेटा, गैस। ऑक्सीजन भी कौन सी अवस्था में, गैस, और जल कौन सी अवस्था में बेटा, लिक्विड। ये कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में। तो रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में पहला प्रकार पढ़ते हैं संयोजन या योगशील अपक्रिया। जब दो या दो से अधिक अपकारक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं वो कौन सी अपक्रिया कहलाती है, संयोजन या योगशील अपक्रिया। इस अपक्रिया के उदाहरण है कोयले का दहन। जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कार्बन की कौन सी अवस्था है, सॉलिड, ठोस। ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में, गैस, और जो हमें CO2 प्राप्त हो रहा है वो कौन सी अवस्था में प्राप्त हो रहा है, गैस अवस्था में। जल का निर्माण, जल के निर्माण में देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, जल। ये दोनों गैसीय अवस्था में और ये लिक्विड, ये द्रव अवस्था में। इसके बाद दूसरे प्रकार की बात करते हैं। दूसरा प्रकार है आपका वियोजन अपक्रिया। दूसरा प्रकार है आपका वियोजन अपक्रिया। दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ते हैं, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया कि वह अपक्रिया जिसमें एकल अपकारक टूट करके, इसकी परिभाषा है कि वह अपक्रिया जिसमें एकल अपकारक टूट करके या वियोजित होकर, वह अपक्रिया जिसमें एकल अपकारक टूट करके या वियोजित होकर छोटे छोटे नए उत्पाद बनाता है। कि वह अपक्रिया जिसमें एकल अपकारक टूट करके या वियोजित होकर के छोटे छोटे नए उत्पाद बनाता है, ऐसी अपक्रिया कौन सी कहलाती है, वियोजन अपक्रिया। तो इसकी बात करते हैं हम उदाहरण की। जैसे इसमें क्या होगा कि ये कोई अपकारक है, ये कितने भागों में टूटेगा, छोटे छोटे भागों में। एकल अपकारक टूट करके छोटे छोटे नए उत्पाद बनाता है तो कौन सी अपक्रिया कहलाती है, वियोजन अपक्रिया। उदाहरण की बात करते हैं कि जब फेरस सल्फेट, जब FeSO4 को ऊष्मा प्रदान की जाती है, FeSO4 को क्या प्रदान की जाती है बेटा, ऊष्मा। इसे गर्म करते हैं, इसको ऊष्मा प्रदान की जाती है तो ये कौन कौन से उत्पादन टूटता है बेटा, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो FeSO4 का मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी नाम बताया था। FeSO4 का नाम है फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट। ये कौन सी अवस्था में बेटा, ये अवस्था, इसकी अवस्था है सॉलिड। ये कौन सी अवस्था में, ठोस। और जो हमें Fe2O3 प्राप्त हो रहा है ये भी हमें ठोस रूप में प्राप्त हो रहा है। और ये SO2 ये कौन सी अवस्था है, गैस, और ये भी गैस। इसका नाम हो गया आयरन सल्फेट Fe2O3। इसका रासायनिक नाम है फेरिक ऑक्साइड। SO2 का नाम है बेटा
सल्फर डाई ऑक्साइड, और SO3 का नाम है सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। देखो यहाँ ऑक्सीजन कितने परमाणु, 2, तो क्या यूज करेंगे, डाई। और यहाँ ऑक्सीजन कितने परमाणु, 3, तो उसके लिए करेंगे ट्राई। यदि 4 होता तो टेट्रा, 5 होता तो पेंटा। इनके बारे में, टेट्रा पेंटा के बारे में, डेका के बारे में हम जो अपना चैप्टर नंबर 4 है कार्बन तथा उसके यौगिक, उसके बारे में सारा कुछ डिटेल से पढ़ेंगे कि 2 को क्या कहते हैं, 3 को क्या कहते हैं, 4 को क्या कहते हैं, सभी के बारे में। तो देखो FeOSO4 जब आयरन सल्फेट को ऊष्मा प्रदान की जाती है तो यह वियोजित होकर Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड तथा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। आपने दोनों अपक्रिया पढ़ ली। पहली अपक्रिया थी संयोजन अपक्रिया, दूसरी अपक्रिया थी वियोजन अपक्रिया, तीसरी अपक्रिया पढ़ते हैं बेटा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया पढ़ते हैं तीसरी। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है? तीसरी अपक्रिया है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कौन सी होती है? इसकी डेफिनेशन क्या है कि वह अपक्रिया जिसमें, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया की परिभाषा की बात करें, वह है अपक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ, वह अपक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊर्जा भी, वह अपक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊर्जा भी प्राप्त होती है। कौन सी अपक्रिया कहलाती है बेटा? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब इस ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के यदि हम उदाहरण की बात करें तो देखो, एक तो उदाहरण हो जाएगा कि जब मेथेन की अपक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। तो एक तो मेथेन की अपक्रिया CH4, ये किसका सूत्र है बेटा? मेथेन का। जब CH4 की अपक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो क्या क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? CO2। ये प्राप्त होता है हमें यहाँ पे H2O, जल, और साथ में क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा। देखो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कौन सी अपक्रिया है? कि वह अपक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊर्जा भी प्राप्त होती है। उत्पाद निर्माण, उत्पाद कौन से हो गए यहाँ पर? ये दोनों। उत्पाद निर्माण के साथ साथ क्या प्राप्त होती है हमें? ऊर्जा। उत्पाद निर्माण के साथ साथ हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो अपक्रिया कौन सी होगी? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। दूसरे उदाहरण की बात करें कि जब ग्लूकोज की अपक्रिया, ग्लूकोज C6H12O6, किसका सूत्र है? ग्लूकोज का। जब ग्लूकोज की अपक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है, जब ग्लूकोज की अपक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, CO2+, H2O+, यहाँ पर भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखो बेटा, ये कौन सी अपक्रिया का उदाहरण है? दोनों ऊष्माक्षेपी। ये किसका सूत्र है? मेथेन या मीथेन? किसका सूत्र है? मेथेन का। कि जब CH4 की अपक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। जब ग्लूकोज की अपक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, इसी ऊर्जा की वजह से इस अपक्रिया का नाम क्या है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। डेफिनेशन में लिख रहा है कि वह अपक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊर्जा प्राप्त होती है वो सभी अपक्रियाएं कौन सी कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ये 3 प्रकार पढ़ने के बाद अगली चौथी अपक्रिया हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। और जो मेरा YouTube चैनल है इसको सभी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। साइंस बाय मनोज सर, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।